2 दिनों के दमदार एक्शन के लिए एक दिन की छुट्टी के बाद तैयार होते भारतीय बाजार एक बार फिर से बड़े गैप के साथ ओपनिंग के हैं आसार और कुछ बड़े लेवल्स की तरफ बढ़ने की तैयारी बाजारों की। क्या आज बैंक निफ्टी में रिकॉर्ड लाइफ हाई देखने को मिलेगा और क्या निफ्टी अपने पुराने रिकॉर्ड लाइफ हाई के आसपास पहुंचेगा? यह है बड़ा सवाल। लेंगे जवाब, तैयार है आप सबके लिए। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मंडे वाली फीलिंग आ रही है? हाँ? या मिडवीक वाली? नहीं, मिडवीक वाली है बिल्कुल। मैं वही कह रहा था, अभी तो हफ्ते की शुरुआत थी, अभी बात करते करते मिडवीक भी आ गया। एब्सोल्युटली। और बढ़िया मूड माहौल के साथ ये हफ्ता जा रहा है सर। मिस कर दिया कल का ट्रेडिंग सेशन, ऐसा लगता है ना। बट एनीवे, संकेत काफी अच्छे हैं। आज जिन संकेतों के दम पर हमें करनी शुरुआत एक बार जरा देख लेते हैं। उन्हें 2 दिनों में 750-800 अंकों का दमदार उछाल डाउ में देखने को मिला है। कुछ बढ़िया और बड़े लेवल तक पहुंचता हुआ बाजार, और इसकी सबसे बड़ी क्रेडिट जाती है डॉलर इंडेक्स को, जो 115 से फिसलता 109 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। और डॉलर इंडेक्स की कमजोरी ही भारतीय बाजारों को और दुनिया भर के बाजारों को मजबूती देने का काम करेगी। निफ्टी में आज टाटा मोटर्स के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन वायदा कारोबार में 9 और कंपनियां जिनके नतीजे आने और वीकेंड तो नहीं कहूँगा, कल और परसों बाजार बंद होने के बीच में जो ढेर सारे रिजल्ट्स हैं, ढेर सारे मतलब भर के उन पर भी करेंगे चर्चा। आज 2 आईपीओ खुलने जा रहे हैं, कल भी एक आईपीओ खुलेगा, तो प्राइमरी मार्केट में बाहर है। इनका विश्लेषण करेंगे। जो आज आईपीओ दोनों खुल रहे हैं, में पैसा लगाएं या नहीं, बताएंगे आपको। बिल्कुल। तो चलिए, ये है आपके लिए आज का पूरा सेटअप। और भी कई सारी खबरें, उन पर भी करना है फोकस। बट इतने बढ़िया ग्लोबल संकेत से ऑल इज वेल। इतना बढ़िया एक्शन बन गया। एक तो डॉलर इंडेक्स, आपने कहा भी था कि पहले कच्चा तेल आइडेंटिफाई करा था, फिर वो हमने साइड में रख दिया। अब डॉलर इंडेक्स, क्या अब एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हम डॉलर इंडेक्स को भी इग्नोर करना शुरू करेंगे? क्यों नहीं करेंगे दीपा। और शायद नेक्स्ट ट्रिगर जो होगा, थोड़ा जल्दबाजी है चूंकि आपने बात छेड़ दी, इसलिए बता दूं। अच्छा। शायद वो मेरे लिए नेक्स्ट ट्रिगर डॉलर इंडेक्स का बनेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स आपको याद होगा 115 जब था, तब हम लगातार कह रहे थे जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स आपको पहुंचेगा, और अगर ये 105 106 के नजदीक आ गया तो हम लाइफ टाइम हाई पर दिखेंगे आपको। हालांकि हम 109 पर ही उसके आसपास दिख रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। अगला ट्रिगर शायद बता दूं या आने के बाद बताऊं? चलो हिंट तो दे दिए। अगर हिंट क्या है? मुझे लगता है अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स होंगे। अच्छा। हाँ, वो कैसा? हाँ, वो कहाँ से घूमना शुरू करते हैं उस पर नजर रखिए। अभी पीक नहीं हुए, इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता है। शायद यहाँ से थोड़े और बॉन्ड यील्ड्स बढ़ सकते हैं, उसके बाद वो घटना शुरू हो। सो मेरे लिए अगला ट्रिगर वो बनेगा। हाँ। कल इन्फ्लेशन डेटा और ये सब चीज़ों में मुझे बड़ा आनंद आता है कि किस ट्रिगर पर बाजार रिएक्शन देंगे। वो अगर हमें पहले से पता चले तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से बाजार का मूवमेंट देख सकते हैं। तो पहले कच्चा तेल था, जहाँ कच्चा तेल में $120 से $90 तक की यात्रा नीचे की है, उसको हमने डिस्काउंट किया, हमारे बाजार मजबूत हुए। दूसरा ट्रिगर हमारा डॉलर इंडेक्स का था, 115 का टॉप बनाने के बाद धीरे धीरे हम कितना नीचे आते हैं। तीसरा ट्रिगर दीप आगे जो बनेगा चलकर, अभी तो हम इन्हीं पर चल रहे हैं डॉलर इंडेक्स पर ही, लेकिन तीसरा ट्रिगर जो बनना चाहिए, हो सकता है इस बीच में कुछ और भी ट्रिगर हो जाए, कह नहीं सकते, लेकिन अभी इस वक्त की सिचुएशन से ऐसा लग रहा है कि अगला ट्रिगर जो बनेगा वो अमेरिका के बॉन्ड यील्ड का बनेगा, और उसके दम पर फिर अगली तेजी या मंदी या जो भी होना है वो उस पर होगा। तो ऐसा लगता है। नया संकेत तो आने की तैयारी में, बट जो करंट संकेत है वहां से तो अच्छे आ गए। तो अमेरिका में इलेक्शन है, सब कुछ बढ़िया। इलेक्शन में जैसा कि उम्मीद, आशंका, डर या संभावना है या आशा, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें, आप जिस कैंप में हैं, डेमोक्रेटिक कैंप में, रिपब्लिक कैंप में, जैसा कि अनुमान था ट्रम्प साहब की पार्टी जीतेगी, लगभग वो संकेत आ रहे हैं, आने बाकी है। लेकिन एक इवेंट निकल गई, और हम बता भी रहे थे कि थोड़े समय पहले हमने ये रिसर्च भी रखी थी कि मिड टर्म इलेक्शन के वक्त किस तरह से अमेरिकी बाजार हमेशा मजबूत रहते हैं, इसलिए डरिए मत। और वही मजबूती अमेरिकी बाजार आपको दिखा रहे हैं। नतियों का इंतजार है। इन नतियों का बड़ा असर तो पड़ेगा अमेरिका की राजनीति पर और दुनिया भर के राजनीतिक सिचुएशन पर, क्योंकि अगर नेचुरली जैसा अंदाजा है कि विपक्षी पार्टी वहाँ पर पावरफुल होकर आएगी अमेरिका में, तो जाहिर सी बात है कि बाइडेन साहब को वो मनमानी करने नहीं देगी जो रशिया यूक्रेन वाले मामले में करना चाहते हैं। राइट। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो आई थिंक इसके इम्पैक्ट आगे किस तरह से रशिया यूक्रेन पर होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। कौन कौन सी चीज़ अभी अमेरिका की तरफ से जो यूक्रेन को सप्लाई जा रही है, सहायता जा रही है, उसमें किस तरह की कटौती आती है, वो इंटरेस्टिंग। देखिए, दोनों में से एक बहुत कमज़ोर हो, चाहे वो रशिया हो चाहे यूक्रेन हो, तभी मामला सलटेगा।
है ना, नहीं तो सुलझेगा नहीं नहीं। सुलझेगा। हाँ, अगर दोनों बराबर से की ताकत से रहेंगे तो कौन झुकेगा? मैं ये नहीं कहता कि रशिया झुके या यूक्रेन झुके, कौन झुके वो भगवान जाने, जो भी झुके। अभी तो सिचुएशन ये दिखती है कि रशिया झुकने के मूड में बिल्कुल दूर दूर तक है नहीं। और अगर अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन के बाद ट्रम्प साहब की पार्टी मजबूत हो जाती है और वो बाइडेन साहब को अपनी मनमानी करने ना दे, क्योंकि उनकी मेजोरिटी हो जाएगी, राइट, तो फिर नेचुरली उनको जो कुछ भी यूक्रेन की तरफ से सप्लाई जा रही है, सहायता जा रही है, उस पर लगाम लगानी पड़ेगी, कम करना ही पड़ेगा, प्रेशर आएगा, पास नहीं करवा पाएंगे। तो हो सकता है फिर यूक्रेन बैकफुट पर जाए, बातचीत करे। हो सकता है बाइडेन सरकार ने पिछले हफ्ते जो संकेत दिए कि बातचीत करनी चाहिए, ये उसी दिशा में एक डायरेक्ट हो सकता है। तो ओवरऑल हम ये चाहते हैं कोई भी जीते हारे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, दुनिया भर में शांति हो जाए। और ये जो बड़ा मसला जो लटका हुआ है, लेकिन इसके साथ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ दीप, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पसंद नहीं आएगी, फिर भी कहना चाहता हूँ। जब जिस दिन जिस समय लगे कि रशिया और यूक्रेन का मामला सलट रहा है, निपट रहा है, अब ठीक हो रहा है, तब बाजार टॉप कर देगा। ठीक है, कोविड टाइम जैसा हो रहा है। वो फिर लग रहा है। हाँ, शांति चाहिए, लेकिन शांति तेजी की कॉस्ट पे आएगी। एक बार वहां पर आप टॉप कर देंगे, ये ध्यान में रखिएगा। समझ गया। एक बार ये वो कोविड वाली बातें हो गई ना, एक बिल्कुल अब है तो है। जिस दिन वैक्सीन आ गई उस दिन, हाँ, जिस दिन वैक्सीन आई, हमने कहा था कि जिस दिन वैक्सीन आएगी टॉप बन जाएगा। जिस समय कोविड की शुरुआत हुई थी तब बॉटम बने आपके। सो यही होने वाला है, इसमें भी यही होगा। लेकिन फिर भी ये तो शॉर्ट टर्म चीजें हैं, लॉन्ग टर्म तो सब लोग शांति चाहते हैं। एक स्टेबल इकोनॉमी हो दुनिया भर में, शांति से आप अपना बिजनेस करें, शांति से जिए। रोज सुबह उठकर आपको युद्ध की और तनाव की, एक दूसरे को गाली गलौच वाली खबरें नहीं सुननी। हाँ भाई, मतलब अल्टीमेटली सबकी लाइफस्टाइल बेहतर होनी चाहिए, सारी इकोनॉमी बेहतर करे, ग्लोबल ग्रोथ हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, उस लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मार्केट के लिहाज से हम वहां पर टॉप करेंगे, वहां पर एक बार टॉप करेंगे। चलिए ठीक है जी, शांति तो रहेगी। तो वो दो बड़ी चीजें आप बहुत सारी ऐसी चीजें मुझसे बुलवा रहे हो जो मैं बोलने में मतलब तैयार नहीं हूं। अच्छे मूड का फायदा उठाएं। छुट्टी के बाद हमेशा एक होनी चाहिए सर। कौन है वो यूरोप वाले जो 4 दिन 4 डे वीक वाले, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकर आइए दुनिया भर में लाइए। एक्चुअली देखो आप 4 डे वीक में कितनी बढ़िया वो निकल कर आती है, एफिशिएंसी एनालिसिस सब आ जाता है ना, टाइम मिलता है, दिमाग शांत रहता है, अच्छा मूड है। चलिए, तो ग्लोबली तो अच्छी चीज़ हो गई हमारे लिए सर, क्योंकि ये 18,100 एक बाधा थी, वो क्रॉस करके आप 18,200 के ऊपर क्लोज हुए। 18,350 की आप बात कर रहे थे, बैंक निफ्टी की हाई की बात कर रहे हैं। उस डायरेक्शन में आज और भी एक बड़ा मूव दिखाएगा ये जो SGX 18,400 दिखा रहा है। दीप बिल्कुल अगला जो पड़ाव है निफ्टी का, जहां पर जाकर पहुंचना है और अगर रुकना है तो वहां रुकना है, वो 18,350 से 18,415 होता है। राउंड फिगर 425 रखा, जैसे 18,115 की बात थी वैसे। और क्यों है वो मैं बता दूं जी। जो हमने तेजी दिखाई है पहले, वो 18,600 के आसपास का हमारा लाइफ टाइम हाई है, राइट, और 18,418 ये 19 अक्टूबर को हमारी लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है। तो एक बार लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग के आसपास जाकर हम पहुंचेंगे, वहां रुकने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज के लिए 18,350 18,425 की रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है। इस रेंज में खुलेंगे, टाइम पास करेंगे, 18,425 के पार निकलकर टिके तो 18,604 का जो लाइफ टाइम हाई बनाया है उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, पहली बात। बैंक निफ्टी 41,840 का लाइफ हाई है, उसको पार करना ही है आज, पूरी संभावना है। और नए ब्रेकआउट जोन में जाएंगे। वैसे भी परसों ही ऑलरेडी जो क्लोजिंग आपको मिली 41,686 की, ये लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है, अब तक की सबसे बेस्ट है। तो आई थिंक वी आर सेट। बैंक निफ्टी आज आपको इतिहास बना ही देगा नया, और निफ्टी भी उस तरफ तेजी से बढ़ रहा है। 18,350 18,425 ये आपके लिए परफेक्ट जोन है। अब रहा सवाल लेवल्स का जी। तेजी के मार्केट को ट्रेड करने का एक ही सिंपल तरीका है, तरीके तो बहुत सारे हैं, जो सिंपल तरीका मुझे आता है वो ये है कि आपको अपनी डाउन साइड रिस्क पता होना चाहिए कि गिरेंगे तो कितना गिरेंगे, घटेंगे तो कहाँ तक घटेंगे, और हमें कहाँ से मूड माहौल चेंज करना है, कहाँ से सावधान होना है। और दो बहुत क्रिस्टल क्लियर लेवल देता हूँ दीप, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जिस दिन 18,000 के नीचे बंद हो उस दिन सावधान होइएगा। 18,000 के नीचे, अब 18,000 हो गया। जिस दिन क्लोजिंग पिछले 6 सेशन से आपको 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है, अब 18,000 के नीचे बंद होंगे तो सावधान होना। क्लियर है, समझ गया। बैंक निफ्टी नोट करके लिए रट्टा मार के 41,000। ओके। जिस दिन 41,000 के नीचे बंद हो
उस दिन आपको सावधान है। पिछले 9 सेशन से 41,000 के 9 सेशन से है, 9 सेशन। एक नहीं, एक दो नहीं, 9 सेशन। जबकि पिछली बार जब हमने लाइफ हाई बनाया था बैंक निफ्टी में 41,840 का, मुश्किल से 2 या 3 क्लोजिंग 41,000 के ऊपर की मिली थी, धड़ से नीचे आ गए। इस बार बैंक निफ्टी ने 41,000 के ऊपर बहुत वक्त बिताया, फुल जिसको देना दे दो, सप्लाई दे दो। सो इस बार जो ब्रेकआउट मिलेगा वो ब्रेकआउट बड़ा होगा, समझ गया, ध्यान से सुनिएगा, इस बार वाला ब्रेकआउट बड़ा होगा। क्योंकि आप है ना कंसोलिडेट करके ऐसे भागते भागते एकदम टच एंड गो में नहीं आ गए, बिल्कुल सर, है ना। मतलब आप वो माउंट एवरेस्ट के नीचे खड़े होकर आपने काफी समय तक देखा है, स्ट्रेटेजी बनाई है, मूड बनाया है, हिम्मत जुटाई है, सारी तैयारी की, फिर चढ़ने लगे, तो चढ़ने के बाद अब रुकेंगे नहीं। अब हमने तैयारी की, अब मैं चढ़ूंगा, पूरा पहुंचूंगा। तो 41,000 से लेके 41,300 के बीच में आपने इतनी क्लोजिंग में टाइम पास किया है, और 2 दिनों से अब आप उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं। ब्रॉडली 41,000 के ऊपर 9 सेशन हो गए। सो इसलिए आई थिंक इस बार बैंक निफ्टी जो छलांग लगाएगा ना, बड़ी वाली है, वो बड़ी वाली लगाएगा। ओके, ये क्लियर है। एक चीज क्लियर है, और कुछ करो मत करो, शॉर्ट नहीं रहना है। अब शॉर्ट नहीं रहना है, बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं रहना है, क्योंकि वो अलग जोन में जाने की तैयारी हो सकता है। जो टाइम पास बैंक निफ्टी ने 41,000 41,800 की रेंज में किया है, लाइफ टाइम हाई के नजदीक, वो निफ्टी करे अब 18,400 18,600 की रेंज में टाइम पास करे, थोड़ा हो सकता है हाई बनाने के पहले, लेकिन वो निफ्टी करेगा टाइम पास। बैंक निफ्टी के लिए टाइम पास की रेंज से बाहर निकलने का टाइम आ रहा है। ये बड़ा बदलाव है जो डेटा में दिखा। पीएसयू बैंक्स की तो शानदार परफॉर्मेंस आई है। गॉड, मतलब मैंने तेजी की तरफ फिर सी, ज्यादातर लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया कि सरकारी बैंक इतना थोड़ी बढ़ सकते हैं। हमने तेजी सोची थी कि 25-30% की तेजी होगी, लेकिन 25-30% की तेजी 2-2 दिन में हो जाएगी, ये नहीं सोचा था। तो उम्मीद से काफी बेहतर भागे, इसमें कोई डाउट नहीं। व्यू पॉजिटिव और तेजी की तरफ हमेशा रहा है हमारा सरकारी बैंकों पर। इस साल की शुरुआत में भी हमने कहा कि सरकारी कंपनियों का, सरकारी बैंकों का साल है ये, बिल्कुल करेक्ट। और आप देखिए हमारी थीम बजट से हमारी थीम है कि सरकारी बैंकों का साल है, और आप देखिए सरकारी बैंक किस तरह से एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। सो एनीवे, वी आर ऑल सेट। चलिए, ऑल सेट। आज के लिए भी अच्छा दिन होने वाला है। नए हाई की तरफ बैंक निफ्टी एक अटेम्प्ट आज भी आपको करते हुए दिखेगा। इनफैक्ट ओपनिंग पर भी पॉसिबल है, जिस तरह से इस समय एसजीएक्स के संकेत आ रहे हैं। बताएं सर फिर आज का सेटअप। आज के सेटअप दीजिए, सिंपल है कि ग्लोबल संकेत पॉजिटिव हैं, एफआईज के संकेत पॉजिटिव हैं, घरेलू फंड्स के संकेत हल्के से नेगेटिव है, वायदा कारोबार के संकेत हैं न्यूट्रल, ट्रेंड और सेंटीमेंट पॉजिटिव है। इनफैक्ट घरेलू फंड्स, जो वायदा कारोबार के संकेत भी नेगेटिव से न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर ही है, खराब कुछ भी नहीं है। निफ्टी सपोर्ट जोन 18,200 18,250, ये आपके लिए निफ्टी पहला सपोर्ट का काम करेगा। परसों आपने 18,255 का हाई बनाया है, मैं उसको ऑलरेडी गिन रहा हूँ। 18,200 पर आप बंद हुए हैं, क्योंकि गैप से खुलेंगे, ये पहला सपोर्ट होगा। इसके नीचे 18,050 18,125 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, परसों भी था, आपको बोला था इस रेंज में आए ले लीजिए। सेम 2 बजे हम जब शो की शुरुआत कर रहे थे तब भी इस रेंज में था, और हमारा यही कहना था कि खरीद लीजिए, खरीदने का मौका है। सिंपल सी चीज़ है, जब तक 18,000 के नीचे बंद नहीं होता तब तक बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। जिस दिन 18,000 के नीचे बंद होगा उस दिन सोचेंगे हमें क्या करना है। जब तक 41,000 के नीचे बंद नहीं होता बैंक निफ्टी, हम बाय ऑन डिप्स से सही लेवल पे आपको एंट्री मारनी, एंट्री कहाँ करनी बस वही डिसाइड करना है। एंट्री करनी ये पता है, कहाँ लेनी वही डिसाइड करना है। 2 तरीके, आप पहले सपोर्ट लेवल पे ले लीजिए या इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे लीजिए। राइट। तीसरी चीज दीप, हर रोज मार्केट गैप से खुलने के बाद आपको एक मौका देता है। शुरुआत के 10-15 मिनट में दे देगा या आधा घंटे में दे देगा, उसको छोड़ो मत। क्यों नहीं छोड़ना है वो आगे मैं डेटा में बताऊंगा। फिलहाल ऊपर की तरफ 18,300 350 की रेंज है, जिसके आसपास इसके पार आप खुलेंगे। 18,415 18,475 हाई रेंज है, जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। ओके। बैंक निफ्टी 41,425 41,525 अब आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे 41,200 से 41,350 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है आपके लिए। अगर इस रेंज में आए तो किसी के इन्विटेशन का इंतजार मत कीजिएगा, एंट्री कर लीजिएगा। ठीक है। हायर साइड पर 41,750 775 41,850 ये पहली रेंज है जहां पर शायद हम खुलेंगे। इसके ऊपर खुला नीला आकाश है, लाइफ टाइम हाई पर बैंक निफ्टी बन जाएगा। और जब लाइफ टाइम हाई पर जाएगा तो अंदाज से दे रहा हूँ इस लेवल की कोई सैंक्टिटी, लाइफ हाई के ऊपर नहीं खुलेंगे, आज तो खुलना चाहिए ना सर। आज दीप मेरा फोकस है ना मेटल्स में ज्यादा है। अच्छा, इसलिए मेरे को लग रहा है खुल सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, और दिखेगा तो है पक्का। और कोई बड़ी बात नहीं है, उसके ऊपर खुल भी सकते हैं, क्योंकि अपन 686 पर बंद हुए हैं। 700 800 हाँ 150 250 150 200 पॉइंट ही ना, हाँ ऊपर तो खुलेंगे, 100% खुलेंगे ऊपर। हाँ मैं वो 575 ध्यान रह गया, 675 पे बंद हुए, हाँ तो वो 100 पॉइंट का क्वेश्चन हो रहा है, पक्का खुलेंगे। लेकिन आज की लीडरशिप मेटल से, आज मेटल से आएगी। हाँ आज मेटल भागेंगे,
लग रहा है। ग्लोबली भी हमने देखा है मेटल भी मतलब स्टील, अच्छा स्टील ज्यादा आती स्टील ज्यादा है, स्टील पे फोकस करिए, मेटल में स्टील लीजिए। चलिए हाँ, नजर है वहां पर। और स्टील में भी एक शेयर सबसे मजबूत, हाँ जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील। हाँ, तेजी करने का मन करे स्टील शेयर में तो पहला स्टॉक आपका रडार पे जेएसडब्ल्यू स्टील होना चाहिए लेने के लिए। सो मेटल्स मजबूत है, लीडरशिप निफ्टी में वहां से आएगी। बैंक निफ्टी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात बैंक निफ्टी में है ही नहीं। सबसे बड़ी चीज है ना, अर्निंग सपोर्ट है। और अर्निंग विजिबिलिटी भी है। विजिबिलिटी मतलब वो हमारे बंसल जी को होता है लिगिंग और लीडिंग इंडिकेटर, दोनों ही, पीछे वाले भी आगे वाले भी, दोनों इंडिकेटर बढ़िया आ रहे हैं। सो आई थिंक वी आर ऑल सेट ऑन बैंक निफ्टी लाइफ हाई बनाने के लिए। लाइफ हाई बनेगा, ओके, तो कुछ तो विशेष करना भी पड़ेगा। ओके, चलिए, तो ये आपके लिए ऊपर का जो लेवल दे रहा हूँ 41,975, 42,150 की कोई वैल्यू नहीं, कोई ना मैथमेटिकल वैल्यू है न लेवल्स के हिसाब से है, सिर्फ इमोशनल दे दिया अंदाज से, कुछ तो देना है 42,000 के आसपास का। तो इसको आप इग्नोर भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर का मेरे पास कोई लेवल ही नहीं है। तो मैंने 42,000 के आसपास हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जैसा बना हुआ है 19 लाख शेयर का, तो उसको ध्यान में रखते वो लेवल दे दिया। ठीक है, ये होगी आपकी बैंक निफ्टी। अब सपोर्ट लेवल दे लूँ जी सर। मैं 18,300 के ऊपर के हिसाब से 18,200, 18,175, 150, 125 और 18,075, बस इतने काफ़ी है। ठीक है, ऊपर 18,260, 18,300 इसके ऊपर खुलेंगे, 350 पे भी खुल सकते हैं, 415, 475 ये हायर लेवल, ज़्यादा हो तो 525। ठीक है, ठीक है। बैंक निफ्टी 41,675, 41,525 दो छोटे सपोर्ट लेवल है, 475, 425 मीडियम, 350, 300 सिंपल। ठीक है। बैंक निफ्टी हाई लेवल 41,775, 825 दो छोटे लेवल्स हैं, 975, 42,050 मीडियम लेवल, 42,150 इसके ऊपर ब्लू स्काई जोन वैसे भी शुरू हो जाता है, जहाँ जाके इसकी मर्जी होगी रुकेगा, हमें क्या लेन देना, जहाँ जाए जाने के बाद लेवल निकालेंगे। ठीक है सर। बाकी डेटा ठीक है दीप। पुट कॉल रेशियो निफ्टी पे देखिए तेजी के बावजूद घटकर आया है, बैंक निफ्टी पर बढ़कर आया है, हल्का सा बढ़कर आया है। ठीक है, सो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ऑल सेट है। और एफआईआईज अपनी लॉन्ग्स नहीं बढ़ा रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है न बढ़ाने का। तो यही मैं चीज़ बोल रहा था कि क्यों पहले डिप पे ले लेना है। उसका रीज़न यही है दीप कि एफआईआईज लगातार नीचे के लेवल पे खरीदने को तैयार है, या तो स्टॉक्स ले रहे हैं, इंडेक्स ले रहे हैं। 1950 करोड़ का स्टॉक खरीदा है कैश में, बढ़िया, और 450 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, बिल्कुल ठीक है ना। तो यानी 2400 करोड़ की डायरेक्शनल खरीदारी स्टॉक्स में करी है। इंडेक्स कितना बेचा है? सिर्फ 108 करोड़ का, कुछ सिर्फ। सो इसका मतलब ये कि इंडेक्स को शॉर्ट नहीं करना है, स्टॉक्स को लॉन्ग करना है, ये एफआईआईज करेगा। और लोकल फंड भी कोई बहुत है ना ओब्लाइज करने के मूड में नहीं। ठीक है, आप लेने आए हो हायर लेवल है, थोड़ा दे देंगे, मांगा तो, क्योंकि आपको बेचना, हमको चाहिए होता तो आप देते हो, इसलिए वो ओब्लाइज कर रहे हैं एफआईआईज को। हाँ, दोस्ती बनी, हाँ यारी दोस्ती, मतलब हमें जरूरत हो तो आप दे दो, आपको जरूरत हो हमें दे दें। तो 850 करोड़ की बिक वाली छोटी सी है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ओके। मौजूदा पोजीशन स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए 18,150 रख लें, क्लोजिंग 18,000 थोड़ा दूर है, वही रखेंगे, सेफ है। बैंक निफ्टी का इंट्राडे 41,475, क्लोजिंग 41,000 का रखें। इनको बीच में छोटा रखना है, 41,300 का भी रख सकते हैं। इंट्राडे क्लोजिंग आपकी मर्जी पर है, चाहे तो आप 41,300 भी कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट पोजीशन पे 18,425। आप सोचेंगे अब इतना दूर 250 पॉइंट कायदे से आपका स्टॉप परसों हमने बोले था काट लो जी, बनते ही नहीं आपका शॉर्ट रहना। अब रखा है तो आपने अपनी मर्जी से रखा है। एक तो सिंपल है कि 18,255 का जो परसों का हाई है उसके पार खुले तो आप शॉर्ट काट लो, उसके पार बंद हो तो आप प्रीवियस डे के हाई के ऊपर बंद हो रहे हो तो शॉर्ट नहीं रहना चाहिए, नियम तो यही बोलता है, करेक्ट। सो उस नियम से 18,175 का हाई 2 दिन से बनाया था और परसों अगर उससे ऊपर बंद हुआ तो आप क्यों शॉर्ट हो? सवाल अपने आप से पूछो जी, है ना। लेकिन चलो अब भी किसी को रखना है 18,425 फाइनल है, क्योंकि 18,415 के आसपास का लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग उसके ऊपर निकले बंदा है। अब फिर इंतजार मतलब मैं हर रोज मैं स्टॉप लॉस देता हूँ हर रोज, इसका मतलब नहीं कि आप हर रोज बढ़ाते जाए। एग्जैक्टली, कहीं तो ट्रिगर करेंगे शॉर्ट है, बिल्कुल है ना, वो ट्रिगर कर, क्योंकि होता क्या है दीप, हम तो हर रोज नए डेटा के हिसाब से देंगे ना। कायदे से देखा जाए तो स्टॉप लॉस आपका किसी न किसी लेवल पे तो कटना चाहिए ना। शॉर्ट साइड में भी ऐसा ही होता है, जब आप शॉर्ट हैं तो काटते हैं, लॉन्ग साइड में भी ऐसे होता है। अच्छा, कल वाला तो रह गया, अब आज वाला देखता हूँ। अब आज वाला फॉर एग्जांपल शॉर्ट 18,425 है, चलो आज ट्रिगर नहीं हुआ, कल पता चला सीधा 18,600 हो गया तो ऐसे करते करते आपका लॉस बढ़ते जाता है, इसलिए फॉलो करें इसको। और बैंक निफ्टी का 41,850 लाइफ टाइम हाई को पार करता है। देखो क्लोजिंग बेसिस पे तो ट्रिगर हो ही गया था कल,
इंट्राडे में हो गया था। 41,550 जैसा हो गया था, बिल्कुल। नहीं काटा। अब 41,850 आखिरी स्टॉप लॉस है। बाकी तो देखो सबकी अपनी अपनी मर्जी है, आपकी पोजीशन है, पैसा आपका है, मुनाफा आपका है। बैंक बैलेंस भरेगा तो आपका भरेगा, घर बिकेगा तो उसी का बिकेगा जो डिसिप्लिन नहीं रखेगा, है ना। तो सिंपल है, अपनी रिस्क को ध्यान में रखते हुए डिसिप्लिन जरूर है। डन, ठीक है, डन। खरीदे निफ्टी, खरीदना 18,150 का स्टॉप लॉस है। कल की क्लोजिंग से 50 एक पॉइंट नीचे रख लीजिए। 18,175 के ऊपर अपना ब्रेकआउट हुआ है 2 बार, 25 पॉइंट का कुशन रख के 18,150 स्टॉप लॉस खरीदें। टारगेट वही है 300, 350 छोटे टारगेट है, 375, 415 मीडियम टारगेट, 475 फाइनल टारगेट। अपने इतना सफिशिएंट है, इतना आ जाए तो भी बहुत ही क्या दिक्कत है। ठीक है, बेचना है अगर किसी को इच्छा ही है बेचने की, 400 से 475 की रेंज में थैंक यू करिए एक बार, निफ्टी को बेचिए। वहां पर 525 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा और टारगेट जो 550 का माफ कीजिएगा, और टारगेट जो बनेंगे 18,350, 300 छोटे टारगेट, 260, 200 मीडियम टारगेट, 175, 150 बड़े टारगेट। बस सिंपल है। ठीक है। एक चांस ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बेचना है एक बड़े गैप से मिले और जितना बड़ा गैप मिले जोर से एक बार प्रॉफिट बुक करके वापस नीचे का इंतजार करें। ठीक है। हाँ, अगर 400 प्लस में खुल जाते हैं तो एक बार देने में हर्ज नहीं है। लेकिन वही कि आप 50 पॉइंट 75 पॉइंट में वापस लेना जानते हो तो ठीक है ना। वो स्किल पे आ जाएगा। बैंक निफ्टी खरीदना है आपको 41,475 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट 41,775, 825 दो छोटे टारगेट यहाँ पर खुलेंगे और लाइफ हाई के ऊपर ही। फिर उसके ऊपर जो टारगेट बनते हैं 41,975, 42,050, 42,150 जो अंदाज से मैंने आपको दिए हैं। जो आगे जहाँ जाके रुकेगा वहाँ रुकेगा, मुझे नहीं पता कहाँ रुकेगा। छोटी मोटी रुकावट 42,000 के आसपास। और ऐसे में अगर कोई शूरवीर ऐसे हैं जिनको बैंक निफ्टी बेचना ही बेचना, आज मेरी बैंक निफ्टी शॉर्ट करने की राय नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं किस लेवल पे करना है। ऐसा नहीं कि नहीं मतलब डे हाई पे ही बंद होगा या बिल्कुल कहीं से घूमेगा नहीं, नीचे आएगा, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ से आएगा। सो एक अगर रिवर्स करना है तो सबसे बढ़िया जगह 42,000 के आसपास, ठीक है। सो अगर आपको बेचनी है 42,000 के आसपास, जो ठीक लगे लेवल आपको वहाँ बेच दो। वो 41,900 होगा कि 41,975 होगा, आपकी मर्जी। मैं आपकी मर्जी पे ज़्यादा छोड़ रहा हूँ। 42,000 के आसपास बेचना चाहें बेचिए। 42,150 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। 41,925, 41,850 दो छोटे टारगेट, 41,700, 41,550 दो मीडियम टारगेट और 41,475 के फाइनल टारगेट के लिए अगर आप करना चाहें तो जरूर करें। शौक फरमाएं शॉर्ट करने का। ठीक है। शौक शूरवीर है, शौक बड़ी कर चीज लेते है। हैं। ठीक है। बैन लिस्ट LIC भी बैन से बाहर आ गया, तो ये भी अच्छी बात है अनिल जी। तेजी के बाजार में कोई भी स्टॉक बैन बैन में नहीं, अच्छा चीज, अच्छी PNB भी आ गया था पहले, अब देखिए LIC इंडेक्स में ना, स्टॉक्स में उतनी नहीं, स्टॉक्स में इस वजह उतनी से। ठीक बात है। ठीक है। एफिनो डेटा, हाँ एफिनो डेटा में दीप देखिए 18,200 के ऊपर निकलते ही 1,80,00,000 शेयर कॉल राइटर्स ट्रैप है। हाँ, 18,300 के ऊपर आज आप खुलेंगे ना, 2,60,00,000 शेयर कॉल राइटर्स शॉर्ट है। 18,400 गलती से पार कर लिया तो 3,38,00,000, 3,40,00,000 राउंड फिगर में मान लो। तो डिप मिलेगा या नहीं? कैसे आएगा? 50-55 100 पॉइंट घटते ही शॉर्ट से अब जैसे समझो आप 18,300 के ऊपर खुलते हैं तो 18,200 तक भी 1,80,00,000 है। 1,80,00,000 में से 40-50 लाख इतने तो आएंगे काटने कि आए मेरी शॉर्ट काटनी पड़ेगी, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है। एब्सोल्युटली। शॉर्ट सेलर का ही तकलीफ है, सपोर्ट वहीं से आता है। इसलिए आप लॉन्ग करें ना करें, शॉर्ट ना करें। हाँ, और करे तो फिर है ना, मतलब इतना ओवरनाइट भगवान भरोसे मतलब सब छोड़ दो, कल छुट्टी है फिर परसों देखेंगे, इतना बढ़ गया और क्या बढ़ेगा, ये और क्या बढ़ेगा और क्या घटेगा, ये आप और मैं थोड़ी डिसाइड करने वाले। करेक्ट। हम कौन है और कितना बढ़ जाएगा और कितना घट जाएगा? अरे भाई इसकी मर्जी है, और कितना बढ़ेगा इसकी मर्जी है, और कितना घटेगा इसकी मर्जी। सो अपने तो अपनी पोजीशन को ध्यान में रखो। डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो इसलिए शॉर्ट सेलर्स ही मार्केट को गिरने नहीं दे रहे। जो मंदी चाहते वही नहीं गिरने दे रहे। अब लो, आप ही को मंदी चाहिए, आप ही नहीं गिरने दे रहे हो सकता है गिरे, लेकिन जब तक शॉर्ट सेलर डिसिप्लिन पे नहीं रहेगा तब तक वो और मार्केट को बढ़ाते रहेगा। और फिर जहां जाके घटेगा फिर लगता है अरे यार मैंने काटा घूम गया। वो हो गई जब पैनिक में घटे। जब वो होता है ना पैनिक बाइंग होती है तो पैनिक सेलिंग भी होती है, बिल्कुल। और पैनिक शॉर्ट कवरिंग होती है तो पैनिक लॉन्ग अनवाइंडिंग भी होती है, बिल्कुल। तो ये सब अब देखो क्या होता है। सो शॉर्ट्स काफी है, गिरने नहीं देगा। बैंक निफ्टी 41,500 में एक और ब्रेक लेवल है। 41,500 के नीचे जाएगा नहीं। 25 लाख शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट का वहीं पर है। कॉल्स में 19 लाख शेयर है। 42,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है। और 42,000 को पार करके अगर बैंक निफ्टी टिका दीप तो यहाँ पर भी 60-65 लाख शेयर कॉल राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे 42,000 के ऊपर। तो गिरना तो ज़्यादा है नहीं मार्केट को ज़्यादा।
कुछ वो नहीं, नीचे शॉर्ट कवरिंग का ही सहारा आ जाएगा। चलिए पूरा सहारा है शॉर्ट कवरिंग का। नतीजे इतने सारे आए, कोई स्टॉक्स जो आपके रेडार पर आए हो? नतीजों में कोल इंडिया नंबर्स उतने मजबूत है नहीं जितने भाव मजबूत है, तो भाव के हिसाब से नंबर्स थोड़े डिले, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और नतीजों के पहले मजबूत भी रहा है। जुबिलेंट फूड वर्क्स अगर वाकई में कमजोर नतीजे देखें तो आज के सबसे कमजोर नतीजे कायदे से यही है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस खराब है, मतलब जिस समय सफायर, फिर आपका क्या नाम देवयानी, बर्गर किंग का क्या नाम हो गया, वेस्ट लाइफ नहीं, बर्गर किंग नहीं, क्या इंटरनेशनल रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, रेस्टोरेंट ब्रांड, एक नाम ऐसा बदला, बर्गर किंग ही अच्छा था, क्यों बदला है? अच्छा खासा जो याद, बड़ी मुश्किल से याद किया, फिर वापस अनलर्न करना सबसे मुश्किल काम है। लर्न कर लेना आसान है, जो सीखा हो उसको कैसे भूले। तो बर्गर किंग का जो क्या ब्रांड, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, हाँ रेस्टोरेंट जो आपने बोला वही। तो वो इन सबके रिजल्ट्स इतने बढ़िया आ रहे हैं, उनके सामने जुबिलेंट फूड के नंबर बहुत ही खराब है। अच्छा मजा तो नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन कौन कॉल में भी लोगों को बिल्कुल मजा नहीं आया। जो नए सीईओ साहब आए तो लोगों को लगा कि कुछ तोड़ फोड़ बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे। अच्छा मार्केट वालों की भी एक समस्या है, करो मत करो, कहो तो सही, है ना? करेक्ट। हाँ, नहीं किया तो अगली तिमाही में पूछेंगे, लेकिन 3 महीने के लिए तो शांति दो, और स्पेशली रिजल्ट खराब आए तब। तो ज्यादातर कौन कौन सीएफओ साहब ही हैंडल कर रहे थे, तो इसलिए लोगों को ज्यादा मजा नहीं आया कि जो उम्मीद थी कि नए सीईओ आने के बाद थोड़ा जोश आएगा, वो जोश थोड़ा कौन कॉल में नजरअंदाज था। आज देखते हैं क्या प्राइस में कितना दिखता है। हाँ जुबिलेंट फूड, बाकी तो मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लेब नंबर्स अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वही यही है कि स्टॉक्स के अपने अपने, कोल इंडिया जितने बढ़िया चाहिए तो उतने हैं नहीं, ये नंबर्स हैं आपके लिए। ठीक है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज है, फॉर अ चेंज पेटीएम और पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार दोनों के नंबर्स बड़े जबरदस्त आए थे। तो ये ओल्ड न्यू एज आईपीओ, न्यू एज कंपनीज, ई कॉमर्स कंपनीज के नंबर्स बढ़िया आ रहे हैं थोड़े से। अब इनमें दोनों में कायदे से इन नंबर्स के दम पर 4-5% की तेजी बननी चाहिए, लेकिन सामने सामने इनका लॉक इन पीरियड खुल रहा है और उसकी सप्लाई आने का खतरा भी है, बहुत जल्दी वो भी खुल रहा है, शायद 2-4-5 दिनों में ही। सो आई डोंट नो स्टॉक कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन नंबर्स दोनों के, पेटीएम और पॉलिसी बाजार के, पीबी फिनटेक दोनों के नंबर्स अच्छे हैं। तो नई लिस्टिंग्स की परफॉर्मेंस या न्यू एज आईपीओस की परफॉर्मेंस बेहतर आई है नतीजे के लिहाज से। बाय द वे आईपीओस पर कुछ ज्यादा ही एक्शन, आज 2 आईपीओ खुल रहे हैं, आज 2 आईपीओ 9 बजे। हाँ, एक तो वो है आपका 5 स्टार और अर्चिन क्या नाम है इसका, क्या रखा है, नाम क्या रखा है? देखो अपने तो आर्चिस से ही शुरू, हाँ आर्चिस से, कंपनी से पूछ लेंगे, हमारे टाइम तो आर्चिस की ग्रीटिंग ही चलते थे। आर्चिस गैलरी बंद हो गई है आज, है अभी भी है, लिस्टेड भी था ना, लिस्टेड भी होता था, नहीं लिस्टेड तो है, लेकिन गैलरीज है कि बंद हो गई है? अच्छा हाँ, हम भली ओवर एज हो गए, अभी भी लोग तो खरीदते हो ना ग्रीटिंग कार्ड्स, गिफ्ट वगैरह होता है, यूज तो है, होता है, वो कस्टमाइज्ड वो सब बनाते हैं, डीप करते हैं। अब डिजिटल एज है सर, अब ये सब गया। ठीक बात है, ठीक है। चलिए, तो स्टॉक्स पर भी नतीजों का भी रिएक्शन और आईपीओ थोड़ी देर में बात करेंगे। आइए फिर खबरों पर करते हैं फोकस। अरमान, वरुण, नुपुर और कुशल हैं हमारे साथ तैयार। अरमान बताएं क्या है ट्रिगर्स आज के लिए? जी, नतीजों में सबसे पहले निफ्टी में आपको टाटा मोटर्स के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में भी 9 कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे, जिसपे दीपक नाइट्राइट, पेट्रोनेट एलएनजी, पीरामल इंटरप्राइजेज, द रैमको सीमेंट आदि जैसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। बलरामपुर चीनी, इनका बोर्ड बैठक के साथ साथ नतीजों में बोर्ड बैठक के साथ साथ बायबैक पर विचार किया जाएगा। फिनो पेमेंट बैंक, इनका जो एंकर लॉक इन है वो खत्म होगा। एक्स डेट है टेक महिंद्रा में, जिसमें स्पेशल डिविडेंड है 18 का। अब आ जाते हैं आईपीओ अपडेट्स पर, जिसमें 4 आईपीओ अपडेट्स हैं, जिसमें अगर आप 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का आईपीओ देखेंगे वो आज से खुलने वाला है और वो 11 नवंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 450 से 474 का है। लॉट साइज 31 का और अगर इशू साइज देखेंगे तो 1960 करोड़ का है और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग 590 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, फिडिलिटी फंड, अमेरिकन फंड, अबू धाबी जैसे नाम है इसमें एंकर बुक्स में आए हैं। आर्किन केमिकल इंडस्ट्रीज की अगर बात करेंगे, उनका भी आईपीओ आज खुलने वाला है, 11 नवंबर को बंद होगा। प्राइस बैंड 386 से 407 का है और इशू साइज अगर देखेंगे तो 1462 करोड़ का है, उसमें से अगर फ्रेश इशू 805 करोड़ का है और कंपनी ने भी एंकर बुक के जरिए अगर आप देखेंगे लगभग 660 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें एसबीआई लार्ज और मिड कैप फंड, निपॉन लाइफ, गोल्डमैन, एबेकस आदि जैसे नाम है जो इसमें आए हैं।
बीकाजी फूड्स एंड इंटरनेशनल, इनका आईपीओ खत्म हो चुका है। अगर आप फाइनल अपडेट अगर आप देखेंगे तो लगभग इनके आईपीओ को 27 गुना जो है सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है, जिसमें क्यूआईबी का जो पोर्शन है वो तो 81 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। और अंत में ग्लोबल हेल्थ की बात करेंगे तो उनका भी आईपीओ खत्म होता हुआ दिखा है। यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन अगर देखेंगे ओवरऑल लगभग 9.6 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें क्यूआईबी का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर लगभग 29 गुना के आसपास वो बढ़ता हुआ दिखा है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ आईपीओ अपडेट्स और साथ ही आज के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी। वरुण, मॉर्निंग बताएं कौन से नतीजे हैं आपके पास? मॉर्निंग जी, तो शुरुआत करूंगा कोल इंडिया से। नतीजे अच्छे आए हैं, 28% के आसपास रेवेन्यू बढ़त देखने मिली है। मार्जिन 26.9% पे आए हैं, जिसमें बढ़ोतरी हुई है। कंपनी का मुनाफा भी 6000 करोड़ के आसपास आया है। हालांकि हमारे अनुमान से ये जो नंबर्स है वो थोड़े कम है और 15 रुपये प्रति शेयर के इंटरिम डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया। लेकिन नंबर से ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस पर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है, जो कुछ देर में आपको कुशल बताएंगे। बीपीसीएल अनुमान से अच्छे नतीजे हैं, क्योंकि कंपनी को करीब 5582 करोड़ के आसपास का जो वन टाइम ग्रांट मिला था सरकार से, वो इस बार फैक्टर इन हुआ है। रेवेन्यू 5.2% डाउन है, मार्जिन 1.25% पे आए हैं। लॉस 304 करोड़ का हुआ है, जबकि हमारा अनुमान इससे ज़्यादा नुकसान का था। हालांकि जो मिला है कंपनी को ग्रांट, उसका फायदा हुआ है। जुबिलेंट फूडवर्क्स, नतीजे कमज़ोर है। यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू जो है 17% बढ़े हैं। मार्जिन अगर आप देखेंगे, ग्रॉस मार्जिन 2% की गिरावट। नेट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 24.5% से गिर के 22.9% पे आए हैं। मुनाफा भी 119 करोड़ पे आया है, जो कि अनुमान से काफ़ी कम है। लाइक टू लाइक ग्रोथ जो है 8.4% पे रही, 8 से 9% के आसपास का अनुमान था। गोदरेज कंज्यूमर, इस कंपनी ने अपने अपडेट में वैसे ही कहा था कि कमजोरी रहेगी, और नतीजों में कमजोरी है। आय 7% बढ़े हैं, ग्रॉस मार्जिन में 2% की गिरावट। नेट मार्जिन अगर आप देखेंगे 16% पे आए हैं, 17% का अनुमान था। मुनाफा 25% गिरा है। वॉल्यूम्स 5% गिरे हैं इस कंपनी के। वहीं डॉक्टर लाल, अनुमान से अच्छे नतीजे हैं। रेवेन्यू जो है 534 करोड़ पे आया है, मार्जिन 27% पे आया है, 25% का अनुमान था। मुनाफा जो है 72 करोड़ पे आया है, 67 करोड़ के आसपास का अनुमान था। मेट्रोपोलिस ऑलमोस्ट थोड़े बहुत इनलाइन या फिर थोड़े बहुत कमजोरी समझिएगा इसको, क्योंकि रेवेन्यू जो है 300 करोड़ पे आया है, अनुमान से बेहतर है, लेकिन मार्जिन 26.3%, 29% का अनुमान था। मुनाफा 40 करोड़ के आसपास आया, माफ कीजिएगा यहाँ पे। पीआई इंडस्ट्रीज, अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। आय में 31% की बढ़ोतरी है। मार्जिन 22% से बढ़ के 25% पे आए हैं और मुनाफा करीब 46% बढ़ा है, 335 करोड़ पे आया है। हनीवेल ऑटोमेशन, नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यू 7.5% बढ़े हैं। मार्जिन 14.56% से बढ़ के 16.1% के आसपास। मुनाफे में 38% के आसपास का जंप है। लेकिन टायर स्टॉक्स, यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि एमआरएफ के नतीजे जो है वो काफ़ी कमज़ोर है। रेवेन्यूज 18% बढ़े, लेकिन मार्जिन देखिए 11% से गिर के 8% पे आए हैं और मुनाफे में 32% के आसपास की गिरावट देखने मिली। और हमेशा की तरह 3 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड इन्होंने दिया है। और बॉश, यहाँ पे नतीजे जो है ऑलमोस्ट एज पर एस्टिमेट है। रेवेन्यू 25% बढ़े हैं, मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट है 12% के आसपास, लेकिन 13% का अनुमान था। मुनाफा जो है फ्लैट है 372 करोड़ के आसपास। ओके, तो फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स वरुण के साथ आइए। नुपुर, बताएं आपके पास कौन से नंबर्स हैं? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सेरा सैनिटरी वेयर, जहाँ पे Q2 का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की आय देखें तो करीबन 5.5% से इस बार बढ़कर आई है। मार्जिन भी 15% से इम्प्रूव होकर 16% के आसपास आते दिखे। इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो नतीजे हैं वो काफ़ी मिले जुले। कंपनी की आय 25% से इस बार बढ़कर आई है और जो मार्जिन है वो 14% से घटकर इस बार 11.5% होते नजर आए। ग्रीन प्ले इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे नतीजे कमज़ोर आते देखें। हालांकि जो रेवेन्यूज़ है वो 14.5% से बढ़कर आए हैं इस बार, और मार्जिन 11.5% से कम होकर इस बार 10% के आसपास आते दिखे। केसी इंटरनेशनल के भी जो नतीजे हैं वो मिले जुले, क्योंकि कंपनी की आय है वहाँ पे तो 14% की बढ़त है, लेकिन यहाँ भी मार्जिन की स्टोरी सेम है, 7% से कम होकर इस बार 14.5% के आसपास आते दिखे। BSL इंटरनेशनल की बात करें, जो YOY बेसिस पे जो कंसोल नंबर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की जो आय है वहाँ पे 87% का जंप आते दिखा है। कामकाजी मुनाफा देखे तो 106% की रिकवरी है। मार्जिन भी 14.5% से इम्प्रूव होके करीबन 16% के आसपास आते दिखे। सांसेरा इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे जो Q2 की परफॉर्मेंस है वो मिली जुली आती दिखी है। कंपनी की जो आय है वो 17% से ऊपर है, लेकिन मार्जिन 20% से घटकर 17% के आसपास आते दिखे। सीक्वेंस साइंटिफिक की बात करें तो यहाँ पे नतीजे काफ़ी कमज़ोर है।
कंपनी की जो आय है वो 4% से घटकर आई है। कामकाजी मुनाफा देखे तो पिछले साल 20 करोड़ के आसपास था, वो घटकर इस बार 3 करोड़ के आसपास रह गया और इस बार कंपनी ने करीबन 4 करोड़ का घाटा भी दिखाया है। सीएट की बात करें तो यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी कमज़ोर आते दिखे। हालांकि जो आय है वो 18% से ऊपर है, जो कंपनी ने दाम बढ़ाए थे उसी के चलते, लेकिन जो कामकाजी मुनाफा है वो 8% से घटकर इस बार आया 203 करोड़ के आसपास और जो मार्जिन है वो 200 बेसिक पॉइंट का डिक्लाइन वहाँ भी आते दिखा है, 9% से कम होकर 7% के आसपास आते दिखे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और नंबर्स कैश स्पेस से। अरमान बताएं आपके पास कौन से नंबर्स? मद्रास फर्टिलाइजर्स, यहाँ पे आय लगभग इनको 140% की बढ़ोतरी देखी गई है। वही मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स में भी सुधार है, 3.5% से बढ़कर 5.5% पर आते हुए दिखे हैं और पिछली बार जो घाटा था इस बार तो मुनाफा आया है। एफएल इंडिया, आप नतीजे स्टेबल दिख रहे हैं, यहाँ पर आय लगभग 2% के आसपास बढ़कर आई है। वही मार्जिन्स की बात करें, मार्जिन्स भी लगभग स्टेबल है, 19.7% से बढ़कर 20% के आसपास आते हुए दिखे हैं। बीएससी के नतीजे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नतीजे कमजोर दिख रहे हैं, हालांकि आय में आपको बढ़ोतरी दिखेगी लगभग 7% की, पर मार्जिन्स में कटौती है, 38% से घटकर लगभग 21% के आसपास आते हुए दिखे हैं। पेटीएम नतीजे यहाँ पे मिक्स सेटअप है, आय में यहाँ की लगभग 76% की बढ़ोतरी है। वहीं अगर आप लोन डिसबर्समेंट देखेंगे वहाँ पे 480% के आसपास की बढ़ोतरी है। अगर आप कामकाजी घाटे की बात करेंगे, कामकाजी घाटा 450 करोड़ से थोड़ा सा बढ़कर 530 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। पीबी फिनटेक, यहाँ पर भी एक नतीजा अगर आप देखेंगे, आय में तो 105% की बढ़ोतरी है और कामकाजी घाटे में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी देखेंगे, 212 करोड़ से बढ़कर 222 करोड़ पर अगर आप क्रेडिट डिसबर्सल की बात करेंगे, यहाँ पे 94% का बड़ा उछाल देखा गया है। नौसिल नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं, आय लगभग 4% के आसपास बढ़कर आई है, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है, 13% से बढ़कर 15.7% के आसपास। उन मोबाइल ग्लोबल की बात करें, यहाँ पर नतीजे कमजोर दिख रहे हैं, आय लगभग फ्लैट रही है पर मार्जिन्स में बढ़ा कर देखा गया है, 7% से घटकर 0.2% के आसपास आते हुए दिखे हैं। एजिस लॉजिस्टिक की बात करें, यहाँ पर आय जो है, आय का जो अनुमान था, अनुमान से अगर आप देखेंगे जो कुल मिला के आय में आपको लगभग 3.5% के आसपास की जो बढ़ोतरी दिख रही है। मार्जिन्स जो है, मार्जिन्स में भारी कट देखा गया है, 21.6% से गिरकर सिर्फ 7.9% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में बजाज इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो यहाँ पर आय लगभग 6% गिर कर आई है। वहीं मार्जिन्स में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखा गया है, 7.25 से बढ़कर 7.8% पर। और अगर आप बात करें 1 अक्टूबर तक इन्होंने अपडेट भी दिया है कि इनकी ऑर्डर बुक जो देखेंगे वो लगभग 1500 करोड़ के आसपास की है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और कैश रिजल्ट्स। वरुण, राउंड 2 बताएं आपके नंबर्स। चलिए तो शुरुआत करते हैं एनसीसी से, जहाँ पे मिले जुले नतीजे हैं। आय में तो 30% की बढ़ोतरी है, लेकिन मार्जिन्स गिरे हैं, करीब 1% के आसपास की गिरावट है और मुनाफा 15% बढ़ा है। हेरंबा नतीजे मिले जुले हैं, आय 20% बढ़ी है, लेकिन मार्जिन्स में करीब 0.25% के आसपास की गिरावट है और मुनाफा जो है वो 4.5% बढ़ा है। मोंटे कार्लो नतीजे कमज़ोर हैं, जहाँ पे रेवेन्यूज़ बढ़े हैं लेकिन मार्जिन्स मुनाफा दोनों घटे हैं। मार्जिन्स में 2%, मुनाफे में करीब 10% की गिरावट है। स्टोवक्राफ्ट रेवेन्यूज़ बढ़े हैं, साथ ही साथ मार्जिन जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट 11.17% से गिर के बढ़ के 11.33%, मुनाफा जो है 13% बढ़ के आया है, 26 करोड़ पे आया है। शीला फोम कमज़ोर नतीजे हैं, आय 8% गिरी है, मार्जिन्स में यहाँ करीब 3% की गिरावट है, मुनाफा 31% गिरा है इस कंपनी का, लेकिन 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जो है उसको बोर्ड ने मंजूरी दी है और 8 जनवरी तक बोनस शेयर जो है वो शेयर धारकों को खाते में क्रेडिट हो जाएंगे। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज 52% बढ़े हैं, यहाँ पे मार्जिन जो है उसमें 5% का इजाफा है, मुनाफा जो है 2.5 करोड़ से बढ़ के सीधे 11 करोड़ पे आया है, ईयर ऑन ईयर में बता रहा हूँ। बिरला कॉर्प यहाँ पे नतीजे कमज़ोर है, आय जरूर बढ़ी है करीब 19%, लेकिन कंपनी का एबिटा जो है 52% गिरा है करीब और कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है, करीब 56 करोड़ के आसपास का घाटा जो है इस कंपनी ने कर दिया है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स नतीजे कमज़ोर है, आय बढ़ी है 7.5%, मार्जिन जो है कंपनी के वीक है, वहाँ करीब 0.5% के आसपास की गिरावट है और मुनाफा 41% गिरा है। पिरामल फार्मा कमज़ोर है, रेवेन्यूज़ बढ़े हैं लेकिन मार्जिन 2% गिरे, 2.5% गिरे हैं और कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है, करीब 37 करोड़ के आसपास का घाटा कंपनी ने किया। और आखिरी में उषा मार्टिन, यहाँ मिले जुले नतीजे हैं, आय 38% बढ़ी है, मार्जिन फ्लैट रहे हैं 14% के आसपास, मुनाफा जो है 36% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, 79 करोड़ पे निकल के आए हैं।
ओके, तो ये है आपके लिए कैश के नंबर्स। नुपुर बताएं और कौन से नंबर्स हैं आपके पास? सबसे पहले वेल्सपेन इंडिया, जहाँ पे क्वार्टर 2 की परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर आती देखिए। आय की बात करें तो 15% से इस बार घटकर आई है, मार्जिन 17% से कम होकर इस बार 6% रह गए। एप्टिस वैल्यू हाउसिंग काफ़ी बढ़िया नतीजे यहाँ क्वार्टर 2 के जो NII है वो 40% से इस बार ऊपर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो ग्रॉस NPA और नेट NPA में भी इस बार सुधार आते दिखाए और AUM भी इस बार 8% से ऊपर बढ़कर आया है। अरविंद लिमिटेड की बात करें तो काफ़ी मिले जुले नतीजे, आय करीबन 3% से इस बार बढ़कर आई है, मार्जिन 10% से कम होकर 9% के आसपास है और जो मुनाफा वो बढ़कर इसलिए आया क्योंकि एक एक्सेप्शनल गेन है 40 करोड़ के आसपास का। ताज GVK की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है क्वार्टर ऑन क्वार्टर YOY बेसिस पे। कंपनी की जो आय है वो 59% से इस बार ऊपर है, मार्जिन देखें तो 24% से इस बार बढ़कर करीबन 35% के आसपास आते दिखे हैं। टेक्समाको रेल देखें तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है, यहाँ भी जो कंपनी की आय है वो करीबन 30% से ऊपर है। हालांकि मार्जिन्स में थोड़ा दबाव आते दिखा, 10% से कम होकर 9% के आसपास रह गए। न्यूज़ पे देखें तो अवंती फीड्स आज फोकस में रहने वाला है क्योंकि US FDA ने जो सब्सिडरी के श्रिम्प प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पर अलर्ट लगाया था वो अब हटा दिया है, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। IOL केमिकल्स के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ आती दिखी, जो यूरोपियन यूनियन है उनसे जो ब्रेन रिलेटेड एक जो दवा है उसे अप्रूवल मिल गई है, तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। IRB इंफ्रा की बात करें तो अक्टूबर 2022 के टोल कलेक्शन का डिटेल्स आया है, जहां पर YOY साथ ही साथ मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इम्प्रूवमेंट आते दिखा है। इस बार अक्टूबर में करीबन 3,451 करोड़ के टोल कलेक्शन आय आती दिखी और इंटरकोप एविएशन रिपोर्ट्स के अनुसार ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन की दिक्कतों के चलते 30 विमानों को ग्राउंड किया गया, तो थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ आती दिखी है कंपनी के लिए। ओके, तो खबरें और नतीजे तो हो गए पूरे, बट इतने सारे नतीजों पर ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं ये भी एक बार जान लेते हैं FIR कुशल के साथ। मॉर्निंग कुशल, पहले तो बताएं बड़े नतीजों पर कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? बिल्कुल मॉर्निंग दीप, बड़े नतीजों में सबसे पहले है जुबिलेंट फूडवर्क्स। यहाँ पर मेजॉरिटी ब्रोकरेज हाउसेज ने जो अपनी रेटिंग्स है वो तो बरकरार रखी है, बट टारगेट्स रिड्यूस किए हैं इनके नंबर्स आने के बाद। सबसे पहले सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय बरकरार रखी है बट टारगेट्स कट किए हैं 725 से 714। गोल्डमैन सैक्स इंटरेस्टिंगली न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए 630 से घटाकर टारगेट 600 रुपये के इन्होंने भी किए हैं और साथ ही होल्ड रेटिंग बरकरार रखी है जेफरीज ने और लक्ष्य भी 580 रुपये का ये मेंटेन करके चल रहे हैं। मौजूदा भाव 613 रुपये का है। दूसरी रिपोर्ट है कोल इंडिया पर, यहाँ पर CLA से इंटरेस्टिंगली टारगेट्स रेस करते हुए दिख रहे हैं नतीजों के बाद। खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 250 रुपये से बढ़ाकर टारगेट्स इन्होंने सबसे ज़्यादा 280 रुपये के कर दिए हैं। साथ ही मैक्वेरी ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और सेकंड बेस्ट 256 रुपये के टारगेट ये भी देते हुए दिख रहे हैं। मिले जुले यहाँ पर रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है डॉक्टर लालपाथ लैब्स पर, जहाँ पर नोमुरा ने बिकवाली की राय इनफैक्ट मेंटेन रिड्यूस इन्होंने बरकरार रखी है बट टारगेट्स बढ़ाए हैं 1771 रुपये से बढ़ाकर 1819 रुपये कर दिए हैं। ये बोल रहे हैं कि जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी बिलो एस्टिमेट्स होते हुए दिखे हैं और वैल्यूएशन अभी भी जो है फुल्ली डिस्काउंटेड है। साथ ही दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट्स 2230 रुपये से बढ़ाकर 2365 रुपये के कर दिए हैं। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी क्रेडिट स्विस अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है इन्होंने और टारगेट 1400 रुपये के भी मेंटेन किए। मौजूदा भाव 2626 रुपये का है, तो इस वजह से डॉक्टर लालपाथ फोकस में रहेगा। डिविज लैब यहाँ पर खराब रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही है। खरीदारी की राय गोल्डमैन सैक्स ने बरकरार तो रखी है बट टारगेट्स यहाँ पर 4260 रुपये से कट करके 3900 के कर दिए हैं और अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है जेफरीज ने और 3017 रुपये के टारगेट्स दे रहे हैं। मौजूदा भाव 3415 रुपये का है। कुछ टारगेट्स कट भी हुए हैं यहाँ पर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के नतीजों के बाद। गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 1100 से घटाकर टारगेट 1050 के किए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर JP मॉर्गन ओवरवेट रेटिंग तो बरकरार रखी है पर यहाँ पर भी टारगेट्स 50 रुपये घटाकर 950 रुपये के देते हुए दिख रहे हैं। पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही है कमिंस इंडिया पर, जहां पर बैंक ऑफ अमेरिका ने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 1578 रुपये के टारगेट्स यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट क्रेडिट स्विस ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और 1475 से बढ़ाकर 100 रुपये 1575 के टारगेट्स ये भी देते हुए दिख रहे हैं। अंत में यहाँ पर बड़ी रिपोर्ट्स में BPCL पर CLSA की राय है, खरीदारी की राय बरकरार रखी है लेकिन टारगेट्स 435 से घटाकर 405 रुपये के कर दिए हैं। और सिटी की रिपोर्ट भी है BPCL पर, जहाँ पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है लेकिन यहाँ पर भी टारगेट्स 20 रुपये रिड्यूस कर 370 रुपये की है।
तो रहे बड़े नंबर्स पर रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं कुशल? बिल्कुल, जिस पर सर बात कर रहे थे, पीटीएम और पीबी फिनटेक, यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती हुई दिख रही है, जहाँ पर सीएलएसए की राय है, यहाँ पर बिकवाली की राय बरकरार रखी है, लक्ष्य 650 रुपए की दे रहे हैं, मौजूदा भाव 651, सो ऑलमोस्ट सेम लेवल पर ही है। बट यहाँ पर जेपी मॉर्गन बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट्स 1000 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए इन्होंने कर दिए हैं। बट दूसरी तरफ मैक्वेरी सबसे कम अभी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और 450 रुपए के लक्ष्य भी इन्होंने मेंटेन रखे हैं नतीजों के बाद। पीबी फिनटेक, बैंक ऑफ अमेरिका ने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 555 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं। ये मान रहे हैं कि यहाँ पर आगे चलकर जो गाइडेंस है, अब पॉजिटिव पैट हो सकता है ये बाय FY24, और साथ ही जो प्रॉफिटेबिलिटी पर टोन है वो भी कंपनी की काफी ज्यादा पॉजिटिव है। इनफैक्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा पीबी फिनटेक पर टारगेट्स दिए हैं सिटी ने, खरीदारी की राय बरकरार रखी है और टारगेट्स 750 पहले था, अब 760 रुपए के देते हुए दिख रहे हैं। तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट्स, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही हैं और इन पर आज एक्शन भी भरपूर रहने वाला है। आदित्य बिरला कैपिटल पर भी अच्छी 160 रुपए का टारगेट अब मॉर्गन स्टैनली की तरफ से 150 से बढ़ाकर 160। आप ही की कमेंट्री सुन के? नहीं, हमारी कमेंट्री तो नहीं, लेकिन हाँ, मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन के जरूर हुआ होगा। लेकिन हाँ, स्टॉक बहुत ही अच्छे एक्शन में है। आप देखिए, दिवाली पर 112 114 रुपए के आसपास, 115 के आसपास से ऑलरेडी अच्छी दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी अच्छी खबरें काफी स्टॉक्स के लिए आ रही हैं, उन पर करेंगे फोकस। आइए करते हैं शुरुआत हमारे एक्सपर्ट्स के साथ पिक ऑफ द डे। सुस्वागतम, बताएं बंसल साहब, शुरुआत कीजिए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। देखिए अनिल जी, मेरा जो पिक ऑफ द डे है वो आपकी कमेंट्री सुनने के बाद स्पेशल हो गया अनिल जी। और ये स्पेशल पिक ऑफ द डे अनिल जी स्पेशल कैटेगरी के लोगों को डेडिकेटेड है। और ये अनिल जी सब डेडिकेशन अभी सुबह आपकी कमेंट्री सुन के हुई है, तो अनिल जी आप गेस करेंगे वो स्पेशल ग्रुप कौन सा है अनिल जी? ना, नहीं करूंगा। देखिए अनिल जी सुबह सुबह आपने अभी नाम लिया आर्चीज का अनिल जी। हाँ। तो आर्चीज के आपको याद होगा अनिल जी, एक 18-20 रुपए का नॉर्मल कार्ड होता था और एक 38-50 रुपीज का 3D वाला कार्ड होता था, जिसको खोलो तो अंदर से पता नहीं क्या क्या कागज निकलते थे अनिल जी। 3D इफेक्ट टाइप का कागज होता था और उसके साथ अनिल जी चाय से महंगा गुलाब भी दिया जाता था, जो कि आज अनिल जी गायब हो चुका है। हाँ। तो मेरा जो पिक ऑफ द डे है उन सब लोगों को डेडिकेटेड है जिन्होंने अनिल जी आर्चीज का कार्ड खरीदा है। बताओ, आर्चीज रिकमेंड कर रहे हैं तो हम। मेरा पिक ऑफ द डे अनिल जी IDBI बैंक। हाँ, अच्छा, ओके। नहीं अनिल जी, अब तो वहां कुछ है ही नहीं अनिल जी, जहाँ पे आर्चीज के आउटलेट थे वहां पे कॉफी शॉप खुल चुकी है अनिल जी आजकल। ओके, तो IDBI बैंक का इसका कनेक्शन क्या है, ये समझ में नहीं आया। करने के तो हमारा पिक ऑफ द डे में इंटरेस्ट नहीं है, कनेक्शन में इंटरेस्ट है। दोनों का क्या कनेक्शन है? अनिल जी देखिए, जैसे IDBI आर्चीज एकदम गायब हो चुका है ना अनिल जी, आजकल PSU बैंक अनिल जी फ्लेवर पे हैं। हाँ। और IDBI बैंक को भी अनिल जी लोग भूल चुके हैं, चाहे इसका प्रमोटर LIC है अनिल जी, LIC भी PSU है। जब तक ये प्राइवेटाइज नहीं हो जाता तब तक ये PSU है, तो इसके अंदर भी PSU वाला करंट देखने को मिलेगा। दोनों में अनिल जी करंट मिसिंग है, बस दोनों में अनिल जी यही कनेक्शन है। एक चीज तो क्लियर है दीदी, और इसके अंदर अनिल जी करंट देखने को मिलेगा, एक डिफरेंस है जी। चलिए, 51 रुपए का इसमें करंट टारगेट देखने को मिलेगा। 43 का स्टॉप लॉस है, 51 रुपए का टारगेट है। हाँ, एक चीज तो दीप पक्की है आजकल, है ना, जिस तरह की ये मतलब बातों को जोड़ने की ऑर्थोपेडिक कोशिश हमारे बंसल जी की हो रही है। अचानक से मुझे मतलब पिछले हफ्ते 10 दिन से मुझे सुमित जी की पुरानी वाली शायरियां बहुत ही बेहतरीन लगने लग रही है। पहले मैं सोचता था सुमित जी इतनी अच्छी नहीं करते, लेकिन अब अचानक से लगा कि सुमित जी ज्यादा बेहतर थे। कभी कभी ये होता है ना कि बाद में पता चलता है जब आदमी के कंपटीशन में कोई हो रहा है। सुमित जी, यू आर गुड। ओके, बताए सर। जी कुणाल जी, सुप्रभात, बताए सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मैं भी दिमाग दौड़ा रहा हूँ अनिल जी कि संबंध इनमें जोड़ पाऊं। अनिल जी, जैसी सफलता मिलेगी आपको सूचित करूंगा। जरूर जी तो सर। अनिल जी देखिए, अभी बंसल जी ने खरीदारी की राय दी IDBI पर। मेरी खरीदारी की राय अनिल जी है IDFC पर, जिस पर मैंने और राकेश जी ने सोमवार को भी खरीदारी की राय दी थी। बड़ा जबरदस्त चार्ट है, 80 के ऊपर स्टॉक निकला है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक जो है 3 डिजिट्स में भी इवेंचुअली ट्रेड करेगा। मौजूदा स्तरों पर खरीद करके चलना है, 80 से थोड़ा नीचे 79.5 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट होगा 85 रुपए का। 85 के टारगेट के लिए IDFC में खरीदारी कराएं। जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे।
अनिल जी मेरे लिए है ना ये सवाल? हाँ जी, आपके लिए जी सुमित जी। जी गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी जो पिक ऑफ द डे के तौर पे स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है वो है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ के अंदर कल एक मोमेंटम बना था। एसबीआई लाइफ यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए आज और आने वाले दिनों के अंदर। एसबीआई लाइफ में ऊपर में 1299 से 1310 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 1258, 1260 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 1258 के स्टॉक लॉस से खरीदारी करें 1299, 1310 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो एसबीआई लाइफ में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए आती हुई सुमी जी की तरफ से। आइए सिमी जी से भी जान लें उनकी पसंद का शेयर। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरे तरफ से आज का पिक ऑफ द डे होगा आईआरबी इंफ्रा, जो कि मैंने फ्राइडे को भी देखे गया था। आईआरबी इंफ्रा में एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिला है। लास्ट 15 ट्रेडिंग सेशन का एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट था ये फ्राइडे को, और डेली चार्ट में देखेंगे तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी है, वॉल्यूम का भी साथ है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। करंट लेवल पर खरीद कर चलने का सलाह होगा। 247 का स्टॉप लॉस के साथ 264 का पहला टारगेट, 270, 75 का दूसरा और तीसरा टारगेट के लिए आईआरबी इंफ्रा को खरीद कर चलेंगे। ओके, तो आईआरबी इंफ्रा है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की आए। और आज आईआरबी इंफ्रा के लिए एक अच्छी खबर भी आई है। जो इनके टोल कलेक्शन के डेटा आए हैं वो बहुत जबरदस्त है। अक्टूबर महीने में साल दर साल टोल कलेक्शन जबरदस्त बढ़कर आया है, साल दर साल भी और महीने दर महीने भी। 3450 करोड़ का टोल कलेक्शन हुआ है 2706 करोड़ के मुकाबले में। ये साल दर साल है, यानी 2700 से 3450 करीबन मतलब 1/3 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, और महीने दर महीने देखेंगे तो 3282 करोड़ से 3450 करोड़, तो भी काफ़ी अच्छा माना जाएगा। दोनों लिहाज से, मंथ ऑन मंथ, वाई और वाई, दोनों ही ये टोल कलेक्शन। आई थिंक स्टॉक में एक्शन परसों जो हुआ कुछ हद तक इस उम्मीद में भी हो सकता है, कुछ आज और होने की उम्मीद है। तकनीकी तौर पर मजबूत होता आईआरबी इंफ्रा, सिमी जी की पसंद। आइए मोदी जी, सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। मॉर्निंग। पिक ऑफ द डे में हमने चुना है M&M। महिंद्रा एंड महिंद्रा को लॉन्ग करके चलेंगे 1375, 1380 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1320 का। जिस तरह के चार्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, डेली चार्ट्स पर एक फ्लैग पैटर्न इस काउंटर ने बनाया है, वीकली चार्ट्स पर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। उसके बाद जिस तरह की बाइंग एक्टिविटी वॉल्यूम में देखने को मिल रही है, स्टॉक में अपसाइड मूव आ सकता है। आज के सेशन में फिर एक बार ईयरली हाई, ऑल टाइम हाई जैसे लेवल टेस्ट होते हुए नजर आएंगे, तो बाय करके चलना है M&M। 1375, 1380 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1330 का। परफेक्ट। अमरीश सर गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। पिक ऑफ द डे है MTAR टेक्नोलॉजीज। ये एक लीडिंग प्रेसिशन इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस कंपनी है जो बनाती है कंपोनेंट्स एंड क्रिटिकल असेंबलीज फॉर सेक्टर्स लाइक न्यूक्लियर, स्पेस, डिफेंस और क्लीन एनर्जी। काफ़ी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स डेवलप किए इन्होंने, और क्लीन एनर्जी का करीब 50% ऑफ द टोटल रेवेन्यू है, न्यूक्लियर करीब 26% है, और स्पेस एंड डिफेंस करीब 21% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। ऑर्डर बुक पोजीशन अभी करीब 1300 करोड़ का है, जो करीब 3x है ऑफ लास्ट ईयर, तो 3 गुना बढ़ गया है। Q2 के जो अर्निंग्स थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, रेवेन्यूज 40% हायर, एबिटा 32% हायर। मैनेजमेंट गाइड कर रहा है कि फॉर FY23 द ग्रोथ विल बी 55 to 60% विद 30% एबिटा मार्जिन्स। तो इस क्वार्टर में ग्रॉस मार्जिन्स थोड़े कम हुए थे ड्यू टू प्रोडक्ट मिक्स, पर लगता है कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में नॉर्मलाइज होंगे, और नॉर्मली H2 इज मच बेटर देन H1। तो लॉन्गर टर्म फॉर FY24 मेरा जो EPS का अनुमान है करीब 44 का है, टारगेट बनता है 1980 विद 45 PE। तो ये है आपके लिए MTAR टेक्नोलॉजी पर राय।